नमस्कार, CNBC आवाज की इस खास पेशकश FNO टेक क्लासरूम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र कुमार। जी हाँ, इस बाजार में हर शख्स पैसा कमाने की एक ख्वाहिश लेके आता है। कभी तो वो ख्वाहिश पूरी होती है, लेकिन कभी कभार वो ख्वाहिश आखिरकार एक बड़े लॉस में आकर पूरी होती है। कैसे अपना लॉस कम करें और कैसे अपने प्रॉफिट्स पोटेंशियल को बढ़ाएं, ठीक इसी चीज़ पर फोकस करने के लिए हम लेके आए हैं ये खास पेशकश FNO टेक क्लासरूम दीपाली। और हमारी इसका मकसद यही है कि आपको सीधी, सरल और सिंपल लैंग्वेज में ये समझा सके कि टेक्निकल एनालिसिस या फिर FNO क्या होता है, या फिर अगर आप कोई भी शेयर खरीदते हैं या फिर बेचते हैं तो उसमें टेक्निकल एनालिसिस की क्या रेलेवेंस होती है। हालांकि अगर आप FNO और साथ ही T को कंपेयर करेंगे वीरेंद्र, तो अल्फाबेटिकली T सबसे बाद में आता है, लेकिन अगर हम FNO और टेक्निकल्स की बात करें तो FNO को समझने से पहले टेक्निकल्स को समझना ज्यादा जरूरी है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या होता है टेक्निकल एनालिसिस, इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन हमारे साथ दिग्गज टेक्निकल एक्सपर्ट प्रकाश गाबा मौजूद हैं। जी हाँ, प्रकाश की जो कहानी है ना, वो CNBC आवाज के साथ बहुत लंबी है। और आप यकीन मानिए, टेक्निकल्स जो थे वो बहुत देर में शुरू हुए। पहले लोग स्क्रीन ट्रेडिंग करते थे, फिर कुछ लोगों ने टेक्निकल्स को किताबों से शुरू किया, यानी ओपनिंग, लो, क्लोज को बुक्स पे राइट करते थे और उसके बाद चार्ट्स बनाते थे। फिर सॉफ्टवेयर्स आ गए, फिर टेक्निकल एनालिसिस आ गया, फिर आ गया आपका फ्यूचर्स, फिर आया आपका ऑप्शंस। और आज की तारीख में हमारे टोटल वॉल्यूम का अप्रॉक्सीमेटली 80% इंडेक्स, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस कंट्रीब्यूट करते हैं। और आज की तारीख में जब आप CNBC आवाज के दर्शक से बात करें ना, तो वो ज़्यादा ट्रेड कर रहा है ऑप्शंस में, और इसीलिए इस क्लासरूम को लेके आने की बहुत ज़रूरत थी दीपाली। मतलब इस क्लासरूम के जरिए हम उनको समझा सकते हैं कि आप घर बैठे खुद भी आकलन करके ट्रेड ले सकते हैं, खुद अपनी समझ को बढ़ा सकते हैं। प्रकाश गाबा हमारे साथ बने हुए हैं। गाबा जी, इनफैक्ट वीरेंद्र ने तो जैसे कि बताया कि आपका जो ग्राफ रहा है CNBC आवाज के साथ, वो बहुत लंबा चार्ट है आपका, और ये चार्ट हमेशा अप ट्रेंड में ही रहा है। आप अपनी जर्नी के बारे में इनिशियली क्या कमेंट करना चाहेंगे? आप इतने बड़े टेक्निकल एनालिस्ट हैं, क्या मुश्किल है टेक्निकल एनालिसिस करना या फिर एक टेक्निकल एनालिस्ट बनना? देखिए, ऐसा है कि मेरा ग्राफ आवाज के साथ पहले दिन से ही है। पहला शो मैंने ही किया था, ओपनिंग, और जो सॉफ्ट लॉन्च थी पहले वो भी मैंने की थी। पर्सनली जो मेरा टेक्निकल एनालिस्ट का जो जर्नी है वो करीब 20 साल का है। जितना CNBC TV18 का है उतना मेरा ही है। सिर्फ 3 महीना लेट मैं आया था CNBC जब लॉन्च हुआ था, उसके बाद। लेकिन जो मेरा चार्ट स्ट्रक्चर है, जो मैं टेक्निकल एनालिस्ट बना, वो एक मुझे पता भी नहीं था कि T क्या होता है और A क्या होता है। टेक्निकल एनालिस्ट का मतलब भी पता नहीं था। इतना मुझे ध्यान था कि मैं मार्केट में खेल रहा था, टिप्स लेकर बाइंग और सेलिंग कर रहा था, और नुकसान पूरा का पूरा कर दिया। तब जाके मुझे एक दिन गुस्सा आया कि जब मैं कोई नुकसान करता हूं तो सामने कोई कमाता जरूर है। अगर वो कमा सकता है तो मैं क्यों नहीं। इसलिए मैंने स्टडी शुरू की। वो एक किस्मत कहे मेरी अच्छी थी या क्या था, वो स्टडी थी चार्ट वाली, वो है टेक्निकल एनालिसिस। उस समय मैं चार्ट अपने हाथों से पेपर पर बनाता था। जी हाँ, वो एक वक्त था जब चार्ट्स को पेपर पे ड्रॉ किया जाता था। मैंने पहली बार जो चार्ट देखा था ना दीपाली, वो था 2004 में। और उसके बाद चार्ट्स, फिर टेक्निकल्स, फिर डेरिवेटिव्स, फिर ऑप्शंस, फिर अब तो न जाने क्या क्या आ गया। प्रकाश, लेकिन एक चीज़ बताइए, आई थिंक हम सब पहली बार जब चार्ट्स को देखते हैं तो एक चार्ट का मतलब क्या होता है, और टेक्निकल एनालिसिस, इस वर्ड को थोड़ा डिफाइन कीजिएगा। एग्जैक्टली आपने ये अप्रोच पकड़ी कैसे, और एक वर्ड को डिफाइन करना होगा टेक्निकल एनालिसिस को, तो आप कैसे डिफाइन करेंगे? देखिए, ऐसा है कि मेरा तो एक पता नहीं किसने बताया कि कुछ चार्ट्स होती हैं, इसको देखकर पता पड़ता है कि आप ऊपर इंडिकेटर देख लो, लगा लो तो हो जाता है। उस समय मैं 2000 से पहले की बात कर रहा हूँ। तब 1999 था, 98 था, उस समय की बात कर रहा हूँ, जब मार्केट ने 2587 का एक बॉटम बनाया था सेंसेक्स पर, 2500 का, तब की बात कर रहा हूँ मैं। तो तब मुझे लगा कि चार्ट क्या, तो मैंने स्टडी किया। स्टडी क्या है, कुछ नहीं होता, सिर्फ मार्केट में एक टिक सुबह होती है 9:15 बजे, फर्स्ट टिक होती है, और लास्ट टिक होती है 3:30 बजे। उसके बीच में जो सौदे होते हैं वो एक टिक्स कहते हैं उसको, टिक्स। वो टिक्स हाई में जाते हैं, लो में जाते हैं, ओपन होता है और क्लोज होता है तो सिर्फ 4 पैरामीटर। तो ओपनिंग प्राइस ले लेते हैं, क्लोजिंग प्राइस लेते हैं, उस दिन का हाई देख लेते हैं और लो देख लेते हैं, उसको हम कहते हैं बार चार्ट। अब बार चार्ट कहते हैं उसको आप अगर हम आज के क्लोज को कल के क्लोज, पिछले दिन के क्लोज से लगा दे तो कहेंगे लाइन चार्ट। अगर इसको
अलग विजुअली फॉर्म में देखना है तो हम कैंडल ग्रोथ देखते हैं, लेकिन ये एक कन्वीनियंट टूल हमने अपने आप के लिए बनाया है। मार्केट में जो हो रहा है वो तो खाली सिर्फ सौदे हो रहे हैं जी। सौदे को हम कैसा फायदा लें इसलिए हमने उसको चार्ट बनाया है। उस स्टडी को कहते हैं टेक्निकल एनालिसिस। यानी प्राइस की हमने कोडिंग कर दी बेसिकली दीपाली, चाहे वो मंथली चार्ट हो चाहे वो डेली चार्ट हो। हालांकि मंथली, डेली, वीकली, मिनट, टिक बाय टिक सब हम पढ़ेंगे, लेकिन ये कोडिंग है बेसिकली चार्ट। ये मतलब चार्ट की चार्ट कैटेगरी, कई सारी कैटेगरी होती है, लेकिन जो मैं गावा साहब से पूछना चाह रही थी, पर जो आपने पूछा वो यही कि टेक्निकल एनालिसिस की किसी भी ट्रेड में रेलेवेंस क्या होती है। शायद वो रेलेवेंस ये है कि आपको एक बेहतर एंट्री और एग्जिट पॉइंट मिल जाता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है वीरेंद्र, आप भी बेहतर समझते हैं कि बेसिकली आगे स्टॉक की चाल कैसी रहेगी ये जज करना उसकी प्रीवियस हिस्ट्री को देखते हुए, मतलब बिहेवियर कैसा रहा है उस स्टॉक का। हमारा भी बिहेवियर होता है ह्यूमन बींग्स का भी, कि अगर वो बीमार पड़ते हैं तो कितने दिन के लिए बीमार पड़ते हैं, अगर स्वस्थ रहते हैं तो कितने टाइम के लिए रहते हैं। सिंपली ये शायद हम चार्ट्स पर भी लागू कर सकते हैं, पर किसी भी स्टॉक प्राइस के मूवमेंट पर। तो इस तरीके से शायद हम डिफाइन कर सकते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस ये होता है। इसी को बोलते हैं एग्जैक्टली ट्रेंड। अब वो 1 मिनट तक रहे, 10 मिनट तक रहे, 6 महीने तक रहे, साल भर तक रहे या 10 साल तक रहे। प्रकाश, थोड़ा सा ट्रेंड को एस्टेब्लिश करिए। लंबी अवधि का ट्रेंड, मीडियम टर्म ट्रेंड, शॉर्ट टर्म ट्रेंड, हर ट्रेंड को आपको क्लासीफाई करना पड़ेगा। आपकी बहुत सारी होल्डिंग्स बहुत लंबे समय की है। मुझे याद है HDFC बैंक, आप ITC पे कमेंट करते हैं। आप बहुत एक पल्सिव ट्रेडर भी हैं, यूं निकले और यूं निकल गए, यूं एंट्री करी और यूं निकल गए। तो थोड़ा सा ट्रेंड्स को एस्टेब्लिश कीजिए, कितने प्रकार के ट्रेंड्स होते हैं? ट्रेंड्स तो बेसिकली ट्रेंड ही होते हैं। हमने अपना टाइम फ्रेम, अपना एक पर्सपेक्टिव लगाने के लिए उसे टाइम फ्रेम दिया हुआ है, और हमको ट्रेंड सिर्फ अपने टाइम फ्रेम में ही सोचना चाहिए। टाइम फ्रेम किसी का 10 मिनट का होता है, इसके लिए ट्रेंड अप है शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम में, वही ट्रेंड डाउन है हायर टाइम फ्रेम पर, वो भी हो सकता है। तो अपना नजरिया अलग होता है, और जो चार्ट देखता है उसका ट्रेंड का पर्सपेक्टिव डेफिनेशन सही होना चाहिए। ट्रेंड को टाइम फ्रेम कंफ्यूज नहीं करना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। अपना टाइम फ्रेम तय कर लीजिए और उसमें अपना ट्रेंड देखिए। ट्रेंड हो सकता है वीकली ट्रेंड फ्रेम, डेली में होता है, मंथली में होता है, ईयरली में होता है। ट्रेंड 10 मिनट्स में भी होता है, 5 मिनट्स में भी होता है। तो अपना टाइम पर्सपेक्टिव एक बार सही हो जाए तो उसमें ट्रेंड निकालना बहुत इजी है। अगर आपका टाइम फ्रेम कंफ्यूज हो जाता है तो ट्रेंड में तो आप घूम जाएंगे। तो बहुत जरूरी है टेक्निकल एनालिसिस के लिए एक ट्रेंड डिफाइन करना, अपने टाइम फ्रेम डिफाइन करना, और वो अपना पर्सपेक्टिव से। मेरे ट्रेंड्स तो कभी कभी सिर्फ 10 सेकंड के भी होते हैं और अच्छा मुनाफा मिल जाता है, लेकिन वो है एंट्री एंड एग्जिट, वो है ट्रेडिंग। ट्रेडिंग को टेक्निकल एनालिसिस से कंफ्यूज नहीं करना चाहिए, ये दोनों अलग ही बातें हैं। लेकिन गाबा साहब, जब आप ट्रेंड की बात कर रहे हैं, कई सारी कैटेगरी होती है ट्रेंड की, जैसे कि आपने भी कहा भी, अगर कोई ट्रेडिंग भले ही अलग है टेक्निकल एनालिसिस से, लेकिन अगर कोई ट्रेड लेता है या फिर कोई इन्वेस्टमेंट करता है तो ट्रेंड तो जरूर देखता है। तो इस ट्रेंड को देखना कितना इंपॉर्टेंट है, कैसे ये आकलन करना चाहिए कि हाँ, अगर इस स्टॉक का ये ट्रेंड अच्छा है तो ये स्टॉक बेहतर रहेगा, इस स्टॉक का अगर छोटा ट्रेंड अच्छा है तो ये बेहतर रहेगा, इसको कैसे डिफरेंशिएट आप करेंगे? देखिए, हमने बहुत समय से, जब मैंने शुरू की थी का जो भी किताब पढ़ी, मैंने एक बात तो पक्की देखी थी, ट्रेंड इज योर फ्रेंड। इसका जो एक इंपॉर्टेंस है इसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। अगर ट्रेंड अप है तो आप शॉर्ट ट्रेड मत लीजिए, क्लियर कट। मैं तो इतनी बात कह सकता हूं कॉन्फिडेंस के साथ, अगर आप ट्रेंड के अगेंस्ट जाएंगे तो 87% चांस है, 87% रिपीट करूंगा, कि आपकी ट्रेड गलत हो सकती है। तो ट्रेंड के साथ रहना बहुत बहुत जरूरी है। अगर ट्रेंड अप है तो बाय और सेल कीजिए, ट्रेंड डाउन है तो सेल और बाय कीजिए। इतना अहम है, मैं इस बात को नजरअंदाज कभी नहीं करना चाहिए। तो 87% ऑफ द ट्रेंड्स अगर आपके सही जाएंगे, गलत हो जाएंगे अगर आप ट्रेंड के अगेंस्ट है। ट्रेंड के साथ में तो भी गलती हो सकती है आपकी, क्योंकि टाइमिंग में फर्क हो सकता है, लेकिन अगर आप ट्रेंड के अगेंस्ट हैं तो 87% ऑफ द ट्रेंड्स आपके गलत जाएंगे। ट्रेंड यानी सिंपली वीरेन चार्ट के थ्रू ही हमें पता लगता है। देखिए, ट्रेंड हर चीज में होता है। ट्रेंड आपके दिमाग में भी। बिल्कुल। अब आप देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ गोल्ड का। गोल्ड का नाम सुनते ही आपके दिमाग में एक ट्रेंड आ जाएगा, अप ट्रेंड। हमारे बाप दादा ने लिया था, तब से तेजी है। हमारे पिताजी ने लिया था, तब भी तेजी थी, आज भी तेजी, और शायद अगली आगे भी तेजी देगी। तो
जो प्रकाश ने बात कही ना कि ट्रेंड इज योर फ्रेंड, उस पर ऐड कीजिए। अगर जब भी आपने डिप आया गोल्ड में, आपने उसको बाय किया, बिल्कुल, तो आप हाँ, तो ट्रेंड इंपॉर्टेंट है। मतलब ट्रेंड का सिंपली जो गाबा साहब ने भी यहाँ पर समझाया कि ट्रेंड होता है कि स्टॉक का मूवमेंट कैसा रहा, उसकी प्रवृत्ति कैसी है, उसने कैसी चाल चली है, ये इसको ट्रेंड हम बोलते हैं। और जब कभी भी आप कोई भी स्टॉक खरीदते हैं तो ट्रेंड के साथ जाना चाहिए, देखना चाहिए कि स्टॉक का मूवमेंट कैसा रहा है, किस प्रवृत्ति का ये स्टॉक है, ये तेजी वाला स्टॉक है या फिर ये मंदी वाला स्टॉक है। लेकिन हाँ, कई तरीके के वीरेन क्योंकि ट्रेंड होते हैं, वही मैं गाबा साहब से पूछ रही थी कि कैसे ये जज करना लंबी अवधि का ट्रेंड। जब आप लंबी अवधि का इनफैक्ट ट्रेंड करते हैं तो ये शायद मल्टीपल इयर्स का चाल यहाँ पे आके हम एस्टेब्लिश कर देते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस हमने किया, उसके बाद हमने चार्ट्स को पकड़ लिया। चार्ट्स को हम कैंडल्स को, बार्स को और लाइन ग्राफ को बाद में रीड करेंगे, लेकिन यहाँ ये है कि मुझे अपनी ड्यूरेशन तय करनी है एज पर माई कैपिटल। मेरे पास 50 लाख रुपए हैं तो मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ, मेरे पे 10 लाख रुपए हैं तो मैं 3 महीने के लिए निवेशित रह सकता हूँ, लेकिन मेरे पे 10,000 रुपए हैं तो मुझे उस 10,000 से ही एंट्री करनी है और 12,000 लेके एग्जिट करना है। यानी मेरा बहुत शॉर्ट टर्म ट्रेंड है, यानी मैं 10 मिनट चार्ट्स देखूंगा, मैं डेली नहीं देखूंगा। तो इस हिसाब से आपको क्लासीफाई करना। लेकिन जब ट्रेंड की बात आती है ना, तो मोटे तौर पे इसके 3 फेज होते हैं, उनको समझते हैं जरा प्रकाश से। प्रकाश, ये टीवी पे हम वर्ड्स का काफी ज्यादा यूज करते हैं, एक्यूमुलेशन, पार्टिसिपेशन और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन। और आई थिंक जब पार्टिसिपेशन कहते हैं उसको एक बहुत अच्छा वर्ड दिया गया है, पब्लिक पार्टिसिपेशन। इन तीनों वर्ड्स को थोड़ा समझाइए, एक्यूमुलेशन, पब्लिक पार्टिसिपेशन एंड फाइनली डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए, ऐसा है जो अभी आपने बात की, ये आपने डाउ थ्योरी के बारे में एक वन ऑफ द प्रिंसिपल्स की बात की है, एक्यूमुलेशन, पब्लिक पार्टिसिपेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मली मार्केट में 3 फेज होते हैं एज पर डाउ थ्योरी। एक होता है एक्यूमुलेशन। एक्यूमुलेशन इतना होता है, ये एक फेज है जहां पर लोग स्मार्ट मनी एक्यूमुलेट करते हैं स्टॉक। क्यों करते हैं स्टॉक को एक्यूमुलेट? डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, क्योंकि एक्यूमुलेट जब डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा मुनाफा नहीं होगा। ये एक एक्यूमुलेशन फेज होता है, इसका भी अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है। उसके बाद जो सेकंड फेज शुरू होता है वो है पब्लिक पार्टिसिपेशन, जहां पर पब्लिक आती है और ट्रेड करती है। तो बाइंग और सेलिंग से एक बहुत अच्छा एक मूव मिलता है। अगर हम बेसिक लॉन्ग टर्म चार्ट की बात करें, ये 2 से 3 साल का लॉन्ग बुल मूव भी हो सकता है। उसके बाद ये एक्यूमुलेशन जब के बाद एक पब्लिक पार्टिसिपेशन बढ़ जाता है, फुल ब्लोन हो जाता है, उसके बाद यही स्टॉक डिस्ट्रीब्यूट होता है टू वीकर हैंड्स, फ्रॉम स्मार्ट मनी टू वीकर हैंड्स। इसको जो फेज होता है, इसका भी कैरेक्टरिस्टिक्स अलग ही, वो है डिस्ट्रीब्यूशन फेज। ये इरेटिक फेज होता है, लंबा फेज होता है, बहुत वोलेटाइल फेज होता है। इस तीनों फेज के बहुत ही अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है। इसको हम देखकर तय करते हैं क्या हम एक्यूमुलेशन फेज पर है, क्या हम पब्लिक पार्टिसिपेशन फेज पर है, या हम डिस्ट्रीब्यूशन फेज पर है। इस बार हम फेज आइडेंटिफाई कर लेंगे तो हम अपनी स्ट्रेटजी उसके हिसाब से कर सकते हैं टू मेक मनी इन द मार्केट। अल्टीमेटली बात तो यही है, मार्केट से सिर्फ पैसा बनाना, और कोई हम किसी मकसद से मार्केट में नहीं है। ट्रेडिंग इज ओनली अबाउट मेकिंग मनी एंड नथिंग एल्स। जी हाँ, प्रकाश ने बहुत खूबसूरत तरीके से कोरिलेट किया इसे। कोई बड़ा नाम आता है ना, मिस्टर झुंझुनवाला ने यहाँ पे एंट्री करी, मिस्टर दवानी ने यहाँ एंट्री करी, तो वो पब्लिक एंट्री, जब वो शब्द का इस्तेमाल होता है ना कि एंट्री कर चुके हैं, याद रखिए एक्यूमुलेशन उससे पहले स्टार्ट हो चुका है। ओके, अब आपने मिस्टर दवानी का या फिर मिस्टर, फिर आया आपका पब्लिक पार्टिसिपेशन। लेकिन याद रखिए पब्लिक पार्टिसिपेशन फेज में हमको अलर्ट हो जाना है कि अब डिस्ट्रीब्यूशन आने वाला है, तो हमें उस वक्त छोटा सा प्रॉफिट लेकर, जिन्होंने पहले खरीदा है वो शायद अब मुनाफा ले सकते हैं। प्रकाश ने कितना एक बढ़िया टर्म यूज करी, जिसने पहले लिया, जिसने स्ट्रॉन्ग हैंड ने पहले लिया, वो अब वीक हैंड को दे रहा है। तो एक्यूमुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन और पब्लिक पार्टिसिपेशन तीनों यहाँ पर गावा साहब ने समझाया। लेकिन गावा साहब, शुरुआत में आपने चार्ट्स का जिक्र किया था। अब एक चीज तो हमें क्लियर हो गई कि टेक्निकल एनालिसिस में हम चार्ट्स देखते हैं, ट्रेंड को समझते हैं, लेकिन आपने जो शुरुआत में जिक्र किया लाइन चार्ट, बार चार्ट, कैंडल चार्ट, अब इनकी रेलेवेंस बताइए एक एक करके। लाइन चार्ट से शुरुआत करते हुए कि लाइन चार्ट होता क्या है, इससे हमें क्या मालूम पड़ता है, क्या इंडिकेशन मिलती है? देखिए, ऐसा है कि अगर प्रीवियस हर क्लोज, अगर हम डेली की बात करते हैं डेली चार्ट की, अगर हम प्रीवियस क्लोज को और आज की क्लोज से ज्वाइन कर लेते हैं तो एक लाइन बन जाती है, और कल के क्लोज को परसों की क्लोज से ऐड कर देते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं तो वो लाइन बनती है। तो हिस्ट्री को हम सिर्फ क्लोज को ऐड करते हैं तो एक लाइन बनती है।
इसको हम कहेंगे लाइन चार्ट। बार चार्ट जो होता है वह सिंपल ओपनिंग एक जगह पे होती है, हाई और लो होता है और क्लोज पे राइट में निकल जाता है गेट की, उसको कहेंगे लाइन चार्ट। अगर हम विजुअल फॉर्म में देखें तो उनको बॉडी नजर आती है बिटवीन क्लोज और हाई के अंदर की जो होती है, उसको हम कहेंगे कैंडल। क्लोज और ओपन के अंदर बीच में जो होती है बॉडी, उसको हम कहेंगे कैंडल। ऊपर हाई और क्लोज के बीच में होती है, हाई और ओपन के बीच में होती है, हम उसको कहते हैं। ये हमको अच्छी तरह समझ पाएगा जब हम सामने ग्राफ देखेंगे। लेकिन ये एक नजरिया अपने आप को दिखाने के लिए, ये हमने जो भी ये जरिए बनाए हैं, ये फॉर्म्स बनाए हैं, ये अपने कन्वीनियंस के लिए बनाए हैं। तो इसमें जो ट्रेंड अगर देखना है, इसके भी अलग अलग तरीके हैं देखने के। कुछ लोग यूज करते हैं ट्रेंड लाइन्स, कोई यूज करते हैं चैनल्स, कोई यूज करते हैं वो एवरेजेस पर लगाने के लिए, अपने आप का काम इजी करने के लिए ट्रेंड है। मैं तो कुछ नहीं देखता, तो सिर्फ चार्ट को देख लेता हूँ, उससे मुझे पता है कि ये ट्रेंड अप या डाउन है, क्योंकि मैं स्ट्रक्चर पर देखता हूँ। स्ट्रक्चर पर मैंने आज तक किसी को समझाया नहीं है जब तक मैं अपनी किताब नहीं पढ़ी। काफी लोग यूज तो करते हैं वर्ड स्ट्रक्चर, लेकिन स्ट्रक्चर का मतलब कुछ अलग ही है। सिर्फ 1 सेकंड लगता है देखने के लिए स्ट्रक्चर पॉजिटिव है या वीक है। जी हाँ, तो यहाँ पे 3 चार्ट थे, याद रखिए, लाइन चार्ट, बार चार्ट और कैंडलस्टिक चार्ट। जब हम अभी हमें ब्रेक पे जाएंगे दीपाली, और जब ब्रेक से लौटेंगे तो बात करेंगे थोड़ा कैंडल्स को समझने के लिए। याद रखिए, प्राइस ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, लेकिन जब आप प्राइस में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो जाते हैं, आप उसको आर्ली बेसिस पे एनालाइज करना चाहते हैं, आप उसको मिनट बेसिस पे एनालाइज करना चाहते हैं, तो वहाँ पे बहुत बहुत कंट्रीब्यूशन होता है कैंडलस्टिक्स का और बार्स का। थोड़ा सा उस पर बात करेंगे और उसके बाद फिर बेस की यानी सपोर्ट की, और उसके बाद थोड़ी सी रेजिस्टेंस की बात करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेकर तुरंत हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं CNBC आवाज स्पेशल F&O एंड टेक क्लासरूम, और हम आज चर्चा कर रहे हैं टेक्निकल एनालिसिस की। और अब तक जो चर्चा हुई प्रकाश गाबा के साथ, उससे हमें एक ये सेंस मिला कि टेक्निकल एनालिसिस की क्या रेलेवेंस है, चार्ट्स कितने तरीके के होते हैं, और साथ ही साथ ट्रेंड को जज करना, आइडेंटिफाई करना कितना इंपॉर्टेंट होता है किसी भी ट्रेड के लिए या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए। ब्रेक में जाने से पहले हमने चार्ट्स का जिक्र किया। 3 तरीके के चार्ट होते हैं, लाइन चार्ट, बार चार्ट, कैंडलस्टिक चार्ट। और वीरेन, जैसे कि लाइन चार्ट बताया गाबा साहब ने, बार चार्ट और कैंडल चार्ट, अगर इन तीनों में हमें डिफरेंशिएट करना हो या फिर तीनों की अलग अलग रेलेवेंस समझनी हो किसी भी ट्रेड के हिसाब से, तो वो क्या रहेगी? लाइन चार्ट आपको दिखाते हैं एग्जैक्टली क्या रूप क्या है, ऊपर नीचे दाएं बाएं। थोड़ा सा मैं, प्रकाश ने हालांकि अगर आप देखिए सब कुछ समझा दिया है, जरा दर्शकों को समझा देता हूँ कि बार चार्ट क्या होता है। बार को देख लीजिए एक बार जरा, आपके स्क्रीन पे आएगी बार। एग्जैक्टली लाइन के बाद बार पे आइए जरा। बार में एग्जैक्टली आपको एक वर्टिकल लाइन नजर आएगी, ये चार्ट हो गया। जब आप आइसोलेशन में देखिए बार को, एक वर्टिकल लाइन है, याद रखिए एक ग्रीन बार होगी और एक होगी रेड बार आपकी स्क्रीन पे। ग्रीन बार में जो फर्स्ट लाइन है वो होता है हाई, जो टॉप है, नीचे लो, पहला आर्क लेफ्ट साइड होता है ओपन और क्लोज होता है अगर आप देखें ऊपर की तरफ, यानी प्राइस ऊपर क्लोज हुआ। और अगर आप देखें नीचे वो रेड कैंडल है, ओपन कहाँ हुआ, लो क्या था, क्लोज नीचे था, हाई था ऊपर। ये हो गया कैंडल, ये रेड बार होगी, यानी मतलब जहां आप खुले, आप जहां नीचे गए और फिर जो क्लोज हुए आप ओपनिंग वाले लेवल से नीचे क्लोज हुए, वो रेड बार होगी। तो अच्छा, फिर आदमी को लगा कि यार थोड़ा सा प्राइस को और समझता हूँ, तो फिर आगे जैपनीज कैंडलस्टिक्स लेके आई, सीधे कैंडलस्टिक्स पे आइएगा। उसमें क्या था ना कि पहले इंप्रेशन में आप देख के समझ जाते थे कि आज हुआ क्या, उस मिनट में क्या हुआ, उस 10 मिनट में क्या हुआ, उस 20 मिनट में क्या हुआ। एग्जैक्टली ये भी बार की तरह ही होता है, लेकिन इसमें और माइन्यूट, हाँ, इसमें होती है बीच में जो मोटा सा पार्ट आपको नजर आएगा उसे बोलते हैं बॉडी, और जो ऊपर की पार्ट होते हैं दीपाली उसे बोलते हैं शेडो, जो टिप उसे बोलते हैं शेडो। ठीक है ना, जरा प्लीज उस चार्ट पे आइए। ओपन ठीक ये उसी प्रकार से होगी, ओपन, उसके बाद लो ग्रीन कैंडल में, लेकिन बीच की पार्ट की को बोलते हैं बॉडी और ऊपर के पार्ट को बोलते हैं शेडो। तो ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल, इसमें आप डिफाइन कर सकते हैं। देखिए ऊपर गया, नीचे आया, रेड कैंडल्स के सारे। ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है डे ट्रेडर्स के लिए। जो रेलेवेंस है कैंडलस्टिक चार्ट की, वो डे ट्रेडर्स के हिसाब से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन चलिए, 2 ऐसे वर्ड्स हैं जो हर रोज यूज होते हैं, फिर चाहे वो आप इंट्राडे ट्रेड की बात करें, पोजिशनल ट्रेड की बात करें या फिर इन्वेस्टमेंट की बात करें, वो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस। और सपोर्ट और रेजिस्टेंस को अगर एज अ लेमैन देखें तो एक चीज समझ में आती है, सपोर्ट मतलब एक ऐसा लेवल शायद जहां पर आकर
वो स्टॉक अगर गिर रहा है तो वो उसकी गिरावट थम सकती है, वो रुक सकता है, और रेजिस्टेंस शायद अगर ऊपर चल रहा है तो एक लेवल ऐसा आएगा जहां पर वो आकर थोड़ा सा अटकेगा। तो यूजुअली हम सपोर्ट रेजिस्टेंस इनको मानते हैं, और स्टॉप लॉस और टारगेट को निकालने के लिए इन दोनों लेवल्स की रेलेवेंस होती है। लेकिन काबा साहब, सपोर्ट की अगर हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि पुराना ट्रेंड कैसा रहा है स्टॉक का, कहां वो अटकता है, किस लेवल पे, कहां से वो बाउंस बैक देता है, और उसको हम एज अ सपोर्ट ट्रीट करते हैं। बट क्या एक ही सपोर्ट होता है या कई सपोर्ट्स होते हैं, और उन सपोर्ट्स को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है? आपने कहा कि पुराना जो सपोर्ट है वहां पर एक सपोर्ट मिलेगा, ये मिथ है, ये एक वहम है, ये बात जरूरी नहीं है। सपोर्ट को इस तरफ देखना ही नहीं चाहिए कि प्रीवियस रेजिस्टेंस है तो वहां पर वो रुकेगा, ऐसा कुछ बात नहीं। वहां पर थोड़ा सेलिंग इतना है, सपोर्ट का रेलेवेंस ये है, सपोर्ट क्या होता है, सब ऐसी जगह पर होता है जहां पर लगता है कि बाइंग वापस लौटेगी। हमको सिर्फ इस तरह देखना चाहिए। और रेजिस्टेंस क्या चीज है, जहां पर सेलिंग फिर हावी हो जाएगी, जहां से बाइंग और सेलिंग का जो पोलैरिटी है जब चेंज हो जाएगा, सेलिंग बाइंग से ज्यादा आ जाएगी तब वो रेजिस्टेंस हो जाएगा, इसके ऊपर नहीं जाएगा। और जब बाइंग सेलिंग से ज्यादा हो जाएगी तब वो कहेंगे सपोर्ट। ये सपोर्ट निकालने के अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग फॉर्मेशंस हैं, और निकालना इतना इजी भी नहीं। हाँ, एक सिंपल रूल जो नॉर्मली हम यूज करते हैं, नॉविस टेक्निकल एनालिस्ट जो नए होते हैं, तो देख लेते हैं कि प्रीवियस सपोर्ट इज सपोर्ट, प्रीवियस रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टेंस। अगर ऐसी बात होती तो मार्केट में एक फिक्स ज्योमेट्रिकल मूव्स में ही चलता, लेकिन मार्केट में एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, प्रीवियस ब्रेकआउट्स मिल जाते हैं, फिर जाकर जाता है जहां की कभी रुका नहीं, फिर वहां से लौटता है। तब क्या हुआ, देखिए वहां पर एक रेजिस्टेंस। तो हमको सिर्फ इस तरह देखना चाहिए, रेजिस्टेंस वो जगह है जहां पर सेलिंग बाइंग से ज्यादा, और सपोर्ट वो जगह है जहां पर बाइंग सेलिंग से ज्यादा हो। बस एक सिंपल तरीके से देखें तो हमारा ट्रेडिंग थोड़ा सिंपल होता है, कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं। यानी सपोर्ट आपको बता रहा है कि आपको एंट्री कहाँ करनी है, तैयार हो जाइए, और रेजिस्टेंस आपको ये बता रहा है कि आपको प्रॉफिट्स कहाँ लेने हैं। लेकिन रेजिस्टेंस टूटने के लिए बनते हैं और सपोर्ट्स भी टूटने के लिए बनते हैं। वही मैं बोल रही थी कि और इनफैक्ट विदिन एक चीज और, अगर मार्केट बहुत मंदी के मूड में हो या बहुत तेजी के मूड में हो तो शायद सपोर्ट रेजिस्टेंस की उतनी इंपॉर्टेंस उस पर्टिकुलर डे शायद नहीं होती। हमको लेवल्स को प्रकाश ने बखूबी कहा कि आई मीन वहां पे आपको तैयार होना है, आपको बाजार को जज नहीं करना है, आपको खुद को जज करना है कि मेरा ये एंट्री पॉइंट हो सकता है और ये मेरा एग्जिट पॉइंट हो सकता है। तो बेसिकली एंट्री और एग्जिट पॉइंट को आइडेंटिफाई करने के लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट है। जी तो प्रकाश, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस खास पेशकश में शामिल हुए, और आई थिंक हमने बहुत आज बारीकी से बात करी कि एग्जैक्टली चार्ट्स क्या होते हैं, कितने प्रकार के चार्ट्स होते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होते हैं। इसको थोड़ा सा एडवांस स्टेज में हम बाद में ले जाएंगे, फिर आ जाएंगे इंडिकेटर्स, पिवट लेवल्स आ जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन अगले सेगमेंट में जब इसकी अगली श्रृंखला होगी तो उसमें हम एग्जैक्टली पढ़ेंगे कि जो चार्ट्स के प्रकार होते हैं वो कितने होते हैं, वीकली, डेली, मंथली और मिनट चार्ट्स, 5 मिनट चार्ट्स, उनको कैसे रीड करना चाहिए। फिलहाल इस पेशकश में FNO क्लासरूम में इतना ही, हमें दी इजाज़त, और अगली क्लासरूम में भी हम टेक्निकल्स के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद फिर डेरिवेटिव्स के बारे में। लेकिन क्योंकि आज हमने ढांचा एक तैयार किया है टेक्निकल एनालिसिस का, उसकी थोड़ी और बारीकियां समझेंगे अगले एपिसोड में, और उसके बाद हम FNO के बारे में भी चर्चा करेंगे। फिलहाल इस खास शो में इतना ही, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट के लिए आप CNBC आवाज से जुड़े रहिए। और एक और इम्पोर्टेंट चीज़, ये आपको शो हमारा कैसा लगा और क्या आप समझना चाहते हैं टेक्निकल एनालिसिस से जुड़ी हुई बारीकियां, अगर कोई बिंदु आपको लगता है रह गया है, आप उसके बारे में जानकारी चाहते हैं, तो आप हमारे सोशल मीडिया पेज पर अपने कमेंट्स दे सकते हैं, अपने व्यूज भेज सकते हैं। इसी के साथ नमस्कार।